तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो है ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 यानी कि 2023 में अर्थात 2023 में ITI का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होता है जो कि पूरे बिहार में ये परीक्षा संपादन होता है, इसीलिए इसका नाम है संयुक्त। क्या नाम है? संयुक्त का मतलब मिला हुआ, मतलब पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं उसके अंतर्गत जो है जो ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जो ITI कोर्स होता है उसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें ट्रेड होते हैं। तो उन सभी ट्रेडों में नामांकन के लिए जो परीक्षा होता है उसको हम लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। इंट्रेंस का मतलब होता है एंट्री लेने वाला एग्ज़ाम। आप जो ITI करेंगे उसमें जो एंट्री करेंगे, उसमें जो नाम लिखवाएंगे, उसी के लिए एग्ज़ाम होता है, इसलिए इसका नाम है इंट्रेंस एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम है? इंट्रेंस। इंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करना। तो 2023 के ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रश्न को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम कुछ सामान्य ज्ञान, कुछ सामान्य विज्ञान और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए, आपका जो आज का पहला प्रश्न है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है जरा बोलिएगा। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी जो है वह किस जगह पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न समझ गए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोधगया। क्या आंसर हो जाएगा? बोधगया। बोधगया में, यानी कि मगध यूनिवर्सिटी जो है, मगध विश्वविद्यालय, वह आपको बोधगया में स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा आपको कुछ विशेष जानकारी भी दे दें हम। देखिए, ये मगध के बारे में हम आपको एक बात बताते हैं। इतिहास का एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि 16 महाजनपद का जो उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा महाजनपद? तो याद रखिएगा, मगध महाजनपद जो था वो सर्वशक्तिमान महाजनपद था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस जनपद के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। तो बिंबिसार था। याद रखिएगा कि मगध महाजनपद जो थे इनका संस्थापक कहे या इसका पहला राजा कहे कि कौन थे? तो बिंबिसार थे। याद रखिएगा। ठीक है, और बिंबिसार की कहानियाँ तो बहुत ही अजीबोगरीब है। उनके पास 500 रानियाँ थी। बात समझ में आ रहा है? और इसके बाद जो है मगध के बारे में हम आपको बता रहे थे कि मगध जो है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपको बोधगया, और बोधगया से भी कुछ बातों को सिखाते हैं आप लोग को। बोधगया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बात याद कर लीजिएगा, और हो सके तो उसको आप नोट भी करते चलेंगे, है ना। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का मतलब क्या हुआ? ये अपना जो भारत देश है उसकी चौहद्दी की यदि हम बात करें तो उत्तर में जैसे कि नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है। बात समझ में? सॉरी, ये आपको हम इसका ये हम बिहार का बताने लगे। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर। बात समझ रहे हैं ना? एक बार पुनः समझिए, भारत की यदि ये पूछते, चौहद्दी पूछते, तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। तो यहाँ कह रहा है कि भारत का जो दक्षिणतम एरिया है, तो दक्षिणतम एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण भारत कहेंगे ना। भारत का जो उत्तर का एरिया होगा उसको क्या कहेंगे? उत्तर भारत कहेंगे। भारत का जो पूर्व का एरिया उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वी भारत। भारत का जो पश्चिमी एरिया है उसको क्या कहेंगे? पश्चिमी भारत। ये बात क्लियर हुआ? तो आइए प्रश्न पर। प्रश्न है कि दक्षिण भारत में, ठीक है ना, साउथ, आजकल देखिएगा साउथ मूवी जो चला है तो सब दक्षिणी मूवी कोई नहीं कहेगा, साउथ मूवी कहता है ना। तो साउथ मतलब क्या होता है? दक्षिण होता है। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, जैन धर्म, कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। एक बार पुनः प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तो किसके द्वारा हुआ था भाई? तो भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। और कहाँ पर? भारत के किस एरिया में? दक्षिण भारत में। भारत के किस एरिया में? दक्षिण भारत में, बिल्कुल। और यहाँ पर किस धर्म की चर्चा की बात हो रही है? जैन धर्म की चर्चा की। किस धर्म की? जैन धर्म की चर्चा हो रही है यहाँ पर, कि जैन धर्म का चर्चा प्रचार। बात समझ में आ रहा है ना? आपको दक्षिण भारत में किसके द्वारा किया गया? तो वो जो व्यक्ति है उसका नाम है आपको भद्रबाहु। क्या नाम है? भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? तो बताइए एक बार पुनः कि दक्षिण भारत में भद्रबाहु के द्वारा किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? बिल्कुल। अगर आपसे पूछ दे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? भद्रबाहु।
जैन धर्म के संस्थापक की बात बता रहे हैं, महावीर प्रचार स्वामी। प्रसार की बात नहीं बोल रहे हैं। प्रश्न को महावीर समझिए, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर स्वामी जी थे। अगर आपसे पूछ दे कि महावीर स्वामी जी जैन धर्म के कैमा तीर्थकर थे, तो याद रखिएगा 24वां तीर्थकर थे। क्या तीर्थकर थे? आइए अगला प्रश्न है, गुप्त काल से जुड़ा हुआ है, और गुप्त काल बोलने से मेरे मन में एक बात याद आ गया, प्रश्न पूछ देते हैं। बताइए कि किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? मतलब ये हुआ कि गुप्त काल जब चल रहा था तो गुप्त काल में जो न्याय, जजमेंट, न्याय को हिंदी में क्या कहते हैं? जजमेंट। तो जजमेंट का जो पूरा पावर था, सबसे पावरफुल व्यक्ति जो था वो कौन होता था? तो याद रखिएगा कि न्याय देने का काम जो होता था वो राजा के पास होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? गुप्त काल में जो किसी मैटर पर, किसी विषय पर यदि कोई वाद विवाद हो गया तो उस पर न्याय देने का काम कौन करेगा? तो राजा जो कहता वही होता। इसलिए सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में राजा को वरीयता दिया गया था। बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। गुप्त काल में सर्वोच्च न्याय प्राधिकरण जो था, प्राधिकार वो किसके पास था? राजा के पास। राजा के पास था। बात समझ रहे हैं ना? किस काल की बात कर रहे थे हम? गुप्त काल की। तो गुप्त काल में मतलब न्याय देने का अधिकार, पूरा अधिकार किसके पास था? राजा के पास। सबसे पावरफुल व्यक्ति किसको जाना जाता है? राजा को जाना जाता है। किस काल की बात हो रही थी? गुप्त काल को कौन सा काल कहता है? वेरी गुड। आइए अगला प्रश्न है, लेप्चा से संबंधित है, और लेप्चा एक ट्राइब्स का नाम है। ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति। ट्राइब्स मतलब क्या होता है? जनजाति। तो देखिए ये जो लेप्चा है, लेप्चा एक जनजाति का नाम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहता है कि मुख्यतः कहाँ निवास करती है। मतलब ये हुआ कि लेप्चा नाम की जो जनजाति है, लेप्चा नाम की जो जनजाति है, ये आपको किस जगह में निवास करती है? किस जगह में निवास करती है भाई? तो सिक्किम में। कहाँ पर निवास करती है? सिक्किम में। याद रखिएगा, लेप्चा नाम की एक जनजाति है जो कि कहाँ पर निवास करती है? सिक्किम में। याद रखिएगा कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक है। कहाँ पर है? गैंगटोक। क्या बोलेगा? गैंगटोक बोलिएगा। ठीक है। आइए अगर मेघालय की बात करें तो बताइए कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। कहाँ है? शिलोंग है। चलिए इसके बाद है आपको मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। इसके बाद है आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। कहाँ है? ईटानगर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है विज्ञान दिवस से संबंधित है। किससे संबंधित है? विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस से संबंधित है। विज्ञान दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न क्या है? विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी गुड। देखिए विज्ञान दिवस जो है वो आपको 28 फरवरी को मनाया था। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए वहीं अगर हम बात करें 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? बताएंगे कोई आप लोग? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाता है? शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। और 14 नवंबर को क्या मनाया था? बताइए आप लोग। बाल दिवस। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चलिए इसके बाद है आपको अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो देखिए महात्मा गांधी की मृत्यु जो है, मृत्यु की बात हो रही है, फंसिएगा नहीं। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और याद रखिएगा इनके मृत्यु की तिथि पर ही, इनकी मृत्यु के दिन से ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसलिए याद रखिएगा कि 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे कि शहीद दिवस किनके नाम पर मनाया जाए? महात्मा गांधी के नाम पर। वेरी गुड। तो बताइए फटाफट से कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1969 बिल्कुल 2 अक्टूबर हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बात समझ रहे हैं ना? चलिए तो बताइए कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और शहीद दिवस कब मनाया है? 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न है। याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था? देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है यह आपको 1983 यानी कि 1983 ईस्वी में यह आपको निकला था। ठीक है। इसका प्रकाशन जो हुआ था, इसका जो आविष्कार हुआ था 1983 ईस्वी में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो। प्रश्न देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था भाई? 1983 ईस्वी में। कब निकला था? 1983 ईस्वी में। इसके बाद है आईफोन। आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलित है आईफोन। देखिए आईफोन का अनावरण कब हुआ? ठीक है ना? आईफोन का अनावरण कब हुआ? देखिए अनावरण के बारे में पहले समझिए, फिर आपको ये प्रश्न याद रखने में सुविधा मिलेगा। देखिए अनावरण का मतलब होता है उद्घाटन। अनावरण का मतलब क्या होता है? उद्घाटन। कुछ जो ऐसा डिफिकल्ट वर्ड सब आएगा तो उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अनावरण का मतलब होता है उद्घाटन। क्या होता है? उद्घाटन। यानी कि आईफोन कंपनी
जो मोबाइल की कंपनी है आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो आईफोन का अनावरण जो है यानी कि उद्घाटन कब हुआ? 2007 इसका आंसर हो जाएगा आपको 2007 ईस्वी। कब हुआ है? 2007 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल से संबंधित है और ताजमहल के बारे में कौन नहीं जानता है? बिल्कुल, तो यह शाहजहां और मुमताज की प्यार की निशानी है, तो जो कि कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा। तो आगरा से एक क्वेश्चन याद आ गया कि आगरा शहर को किसने बसाया, बताइए? तो सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया है? सिकंदर लोदी ने। और ताजमहल से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपको बता दें कि ताजमहल का जो निर्माण हुआ है, ताजमहल जो बना है, उसके बीच में यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है, ये भी याद रखिएगा। देखिए ताजमहल कब बनाया गया था? तो ताजमहल जो है 1648 ईस्वी में यानी कि 1648 में 1648 में ताजमहल कब बनाया गया था भाई? 1648 में। ताजमहल कब बनाया गया था? 1648 में। 1648 में। और एक प्रश्न बताइए कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे फंस जाते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो जीबी महावलंकर। और कभी कभी क्या होता है, प्रश्न पूछ देता है कि जीबी महावलंकर का पूरा नाम क्या था? याद रखिएगा, जी से गणेश, वी से वासुदेव और महावलंकर तो लिखा ही हुआ है, तो इसलिए याद रखिएगा कि जीबी महावलंकर का पूरा नाम क्या हुआ? गणेश वासुदेव हाँ बिल्कुल, गणेश वासुदेव महावलंकर। फिर से बोलिए, गणेश वासुदेव महावलंकर। बिल्कुल, गणेश वासुदेव महावलंकर जो है इनका पूरा नाम था, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी महावलंकर। अगला प्रश्न है प्लेन स्पीकिंग। क्या है? प्लेन स्पीकिंग। प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? यानी कि प्लेन स्पीकिंग जो है एक पुस्तक का नाम है। प्लेन स्पीकिंग जो है आपको एक पुस्तक का नाम है, और यह बुक जो है किन के द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा ये बुक आपको एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा? किन के द्वारा? एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? चलिए, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान से संबंधित है। तो हम प्रश्न पर जाने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है कितने वर्ष में हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और इनके मॉडल देने वाले जो थे, रूप देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? भीमराव अम्बेडकर। तो प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान। किसका प्रावधान? संशोधन का प्रावधान। संशोधन का प्रावधान जो है वह आपको किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के में जो कोई गलती हो जाए या कुछ नया चीज़ जोड़ना हो, कुछ इम्प्रूव करना हो, सुधार करना हो, यानी कि संशोधन करना हो, तो यह बात जो है, यह नियम कायदा आपको अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। याद रखिएगा, एक बार पुनः सुन लीजिए कि संविधान में किसी भी बातों पर जो संशोधन की बात की जो चर्चा की गई है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। बिल्कुल, बस इतना ही बात याद रखिएगा, ज़्यादा बात नहीं याद रखना है। जैसे ही पूछे संशोधन तो संशोधन से याद कर लीजिएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, लगा लीजिए अपने अपनी किताब पर। बात समझ में आ रहा है ना? स्वतंत्र भारत का है ना, जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तब पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर। देखिए, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, लेकिन यही पद पहले के समय में जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय उस पद का नाम था राज्यपाल नहीं होकर के गवर्नर था। क्या था? गवर्नर। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए याद रखिएगा कि जो है सो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। क्या कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। आइए, इसके बाद है भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने। किसने अंगीकृत किया है? भारत की जनता ने। एक प्रश्न पूछता है भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ कि भारत में संप्रभुता निहित है। भारत में संप्रभुता निहित है मतलब किसमें निहित है? तो जनता में। कहाँ पर? जनता में। तो भारत के संविधान को जो अंगीकृत किया था वो किसने किया था? जनता ने किया था। भारत की जनता ने किया था।
अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले समझिए निलंबित का मतलब क्या होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस प्रकार से निलंबित किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए निलंबित का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए रोक देना। निलंबित का मतलब क्या होता है? कुछ दिनों के लिए रोक देना। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार किस प्रकार से निलंबित किए जा सकते हैं, तो प्रश्न समझिएगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। अब समझिए राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है जब राष्ट्र में यानी कि देश में, राष्ट्र मतलब देश, जब देश में किसी तरह का आपात घोषित हो जाता है, इमरजेंसी, बात समझ में आ रहा है ना, किसी तरह का संकट आ जाता है। जैसे 1991 का आर्थिक संकट आप पढ़े होंगे आप लोग 10वीं क्लास में, बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब तो ये भी एक आपात ही है। तो जब देश में किसी तरह का आपात हो तो उस आपात के समय जो राष्ट्रपति अपना आदेश यदि जारी कर दे, अपना ऑर्डर यदि जारी कर दे कि कुछ दिन के लिए मौलिक अधिकार को निलंबित कर दीजिए, तो फिर वो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि संविधान में मौलिक अधिकार किस प्रकार से निलंबित किए जा सकते हैं, तो आप सीधा बोलिएगा कि राष्ट्रपति के आदेश पर, ज़्यादा बात नहीं बोलना है, राष्ट्रपति के आदेश पर। अब ये बात समझिए, राष्ट्रपति भी आदेश कब देगा? जब देश में किसी तरह का समस्या आएगा तभी तो वही बात है कि जब राष्ट्र में आपातकाल लगेगा तो उस समय राष्ट्रपति यदि आदेश जारी कर दे तो फिर देश में क्या होगा? आपातकाल लग जाएगा। मौलिक अधिकार को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। आप जो अभी पढ़ रहे हैं ये भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। क्या है? 6 है। ठीक है, 14 से 35 तक वर्ड में। आइए इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राज्यसभा। राज्यसभा कौन सा सभा? राज्यसभा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है। देखिए राज्यसभा को ना हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं। कौन सा सदन कहते हैं? अस्थाई सदन। जब कोई अस्थाई है, मान लीजिए कहीं किसी कंपनी में आपको नौकरी मिल गया, अस्थाई मिल गया, तो जब अस्थाई नौकरी मिल गया तो कोई आपको हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। और यदि अस्थाई है तो कभी हटा सकता तो है। कोई हटा सकता है ना। तो इसीलिए अब यहाँ से आपको पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब राज्यसभा अस्थाई सदन है, राज्यसभा कौन सा सदन है? अस्थाई सदन है। जब राज्यसभा अस्थाई सदन है तो इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। तो आइए प्रश्न पर। प्रश्न है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है भाई? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि न तो लोकसभा के द्वारा, न तो राष्ट्रपति के द्वारा, और न ही संवैधानिक संशोधन के द्वारा, यानी कि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। जबकि अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि लोकसभा अस्थाई सदन है। यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, वही राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं, वही लोकसभा को हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं। बात याद रखिएगा, लोकसभा का यदि कोई भी सदस्य होगा तो उसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। मात्र 5 वर्ष। यदि राज्यसभा का कोई भी सदस्य होगा 6 वर्ष। तो उसका कार्यकाल होगा 1 वर्ष ज्यादा, यानी कि 6 वर्ष। लोकसभा तो कितना वर्ष? 5 वर्ष। और राज्यसभा तो 6 वर्ष। वेरी गुड। आपका अगला प्रश्न है राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल को अंग्रेजी में अभी जस्ट बताए थे गवर्नर। गवर्नर। क्या होता है? गवर्नर। आपका जो ये 10 टकिया का नोट या 20 टकिया का किसी पैसा का नोट होता है उस पर किसका साइन होता है? गवर्नर का होता है, याद रखिएगा। तो राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु जो उत्तरदायी होता है, राज्य के राज्यपाल अपने राज्य के जो राज्यपाल होंगे, जो अपने बिहार राज्य के जो राज्यपाल होंगे, तो राज्यपाल जो है अपने कार्य के लिए जो उत्तरदायी है, यानी कि वो अपना कोई भी काम करेगा ना तो सब कुछ पूछिए पाछ के करेगा। बात समझ में? वही बात प्रश्न कर रहा है कि वह राज्यपाल जो वो किसके प्रति उत्तरदायी है, मतलब कौन जो कहेगा वही करेगा। तो देखिए राज्यपाल है ना, तो राज्यपाल बेचारा चलेगा राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति, यानी कि राष्ट्रपति जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे वह करेगा। यानी कि राज्यपाल हो गया बंदर, और उस बंदर को नचाने वाला जो हो गया राष्ट्रपति हो गया। राज्यपाल हो गया बंदर, और उस बंदर को नचाने वाला कौन हो गया? राष्ट्रपति। यानी कि राज्यपाल जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। यदि राज्यपाल किसी तरह का गड़बड़ी करता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को, बिल्कुल बात सही बोले, राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए जल्दी से? प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी को ये प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीएम। प्राइम मिनिस्टर। क्या कहते हैं? और मुख्यमंत्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर। क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर। क्या कहते हैं? और उप मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं? डिप्टी
चीफ मिनिस्टर, क्या बोलते हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बोलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। आइए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है भारत से जुड़ा हुआ है। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? प्रश्न समझिएगा, न्याय वाला 2 प्रश्न आ गया है। एक है गुप्त काल से जुड़ा हुआ, जिसमें कि पूरा अधिकार किसके पास था? राजा के पास। राजा के पास। अब यहाँ पर भारत में बात हो रहा है कि न्यायिक समीक्षा, मतलब प्रश्न वही है और ये भी प्रश्न वही है, और ये प्रश्न आप लोग जानते भी हैं। अच्छा एक बात बताइए, गांव घर में या कहीं भी जब किसी तरह का वाद विवाद हो जाता है, तो वाद विवाद होने के बाद उसका जब हमको निपटारा पंचायत स्तर पर नहीं होता है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं? कोर्ट में जाते हैं। किस कोर्ट में जाते हैं? अपने जिला के कोर्ट में जाते हैं। जिला कोर्ट में। और जब जिला के कोर्ट में भी उसका निपटारा, मेरा समाधान नहीं मिल पाता, मुझे न्याय नहीं मिल पाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। तो हम हाई कोर्ट पटना में जाते हैं। और यदि हाई कोर्ट में भी नहीं मिलता है तो हम फिर कहाँ जाते सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च से स्पष्ट है कि वो सबसे ऊंचा न्यायालय है, इसलिए याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय में उसका जो है आपको जवाब मिलना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए याद रखिएगा कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मतलब न्याय देने का जो पूरा अधिकार है वो किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे न्यायिक, मतलब न्याय के क्षेत्र में जो समीक्षा करेगा वो अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आइए आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में, यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो, इलेक्शन हो, अभी जैसे किसका चुनाव चल रहा है? सीएम का चुनाव चलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ राष्ट्रपति की बात हो रही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी तरह का विवाद हो गया तो उस विवाद को संदर्भित जो किया जाता है वो किसको संदर्भित किया जाता है? मतलब ये संदर्भित का मतलब होता है इशारा करना, उसको बताना कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है, इस विवाद में ये मामला है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी तरह का विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करेगा? देखिए सबसे पहले बातों को समझिए। एक तो अपने देश का सबसे प्रमुख, सबसे पावरफुल व्यक्ति अपने देश के लिए कौन होगा? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति का, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का विवाद हो गया तो वो क्या छोटा मोटा कोर्ट के पास जाएगा? तो बड़का कोर्ट के पास जाएगा ना। तो बड़का कोर्ट हम कौन बोले हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। इसीलिए जब राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का वाद विवाद हो जाएगा तो इस पर जो है आपको संदर्भित करने का काम जो है वो किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है वायुमंडल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत आता है ना, ओजोन परत मिलती है। तो प्रश्न ये भी जो है, इस प्रश्न को भी आप लोग मोस्ट रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो वायुमंडल के किस मंडल में जो है सो ओजोन परत मिलती है? तो याद रखिएगा ओजोन परत आपको मिलती है समताप मंडल में। कहाँ पर मिलती है? समताप मंडल में। कहाँ पर मिलती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में मिलती है। कौन परत? वायुमंडल पर। ओजोन परत। कौन सा परत? ओजोन परत। ठीक है, और ओजोन का जो सूत्र होता है क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। अच्छा एक बात बताइए, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, पता है आप लोगों को? क्योंकि वही ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों को धरती तक नहीं आने देता है ना, पूरा नहीं आने देता है, मतलब आंशिक रूप से आता है, थोड़ा आता है, जिसके कारण से हम लोग सुरक्षित है। अगर वो ओजोन परत पूरा घिस जाए तो फिर हम लोगों का बैंड बच जाएगा, मतलब हम लोग जल जाएंगे, पेड़ पौधे सब जल जाएंगे। यहाँ पर केवल आपको जो है सो एक पेड़ पौधा, पशु पक्षी जानवर सभी लोग मर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए याद रखिए कि ओजोन परत को हम लोग को यदि बचाना है तो साबुन का यूज और सेविंग जो हम लोग करते हैं, दाढ़ी जो बनाते हैं, उस सब के यूज़ पर हम लोग को कंट्रोल करना होगा, तब जाकर के ओजोन परत में छिद्र कम होगा। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप समझ रहे हैं तो जल्दी बताइए कि ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3। तो आप बताइए कि ओजोन परत जो है वह आपको वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? चलिए आप बताइए। समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। कौन नहीं जानता हरित क्रांति को? इसका नाम ही हरित क्रांति है, रिवॉल्यूशन। और ये रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ग्रीन मतलब हरा। हरित क्रांति। तो ये जो हरित क्रांति है, यह हरित क्रांति आपको इससे सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ था कौन सा फसल? पहले समझ लीजिए हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा बात आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए हरित क्रांति जो है ना, कृषि के क्षेत्र में यह एक क्रांति हुई थी। क्रांति बोलने से स्पष्ट होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा मामला कोई सा
नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ही मामला नहीं है। इसका नाम है हरित क्रांति, यानी कि फसल जो आपको पैदावार जो कम होता था ना किसानों को, तो उसमें हरियाली लाने के लिए, उसमें फसल वृद्धि के करने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए जो है सो आपको जो है सो खाद बीज अच्छा प्रयोग किया जाने लगा और अच्छे बीजों, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, तो इसको ही कहा गया आपको हरित क्रांति। तो अब बताइए, जब खाद बीज का प्रयोग करेंगे, अच्छे बीजों का प्रयोग करेंगे हम, तो इससे खेती बाड़ी में ना वृद्धि होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुआ ना, वो आपको किस में हुआ पता है आप लोग को? गेहूं के फसलों में। और याद रखिएगा कि गेहूं के बाद यदि किसी फसल का नाम पूछे कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो याद रखिएगा चावल है। क्या है? चावल। तो बताइए कि हरित क्रांति में सबसे अधिक लाभ किसको हुआ था? गेहूं को। और उसी को इस तरह से प्रश्न पूछ दिया। प्रश्न पर ध्यान दीजिए सभी लोग कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया, मतलब सबसे अधिक प्रभावित किसको किया? गेहूं को। किसको किया? गेहूं को। गेहूं की फसलों को किया भाई साहब। बात समझ गए ना? चलिए, और दूसरे नंबर पर चावल के। चावल को, दूसरे नंबर पर चावल को। यहाँ तक तो क्लियर है जी। चलिए, अगला प्रश्न है, देश में ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड देख करके बोलिएगा जा। ऑपरेशन फ्लड। क्या है? ऑपरेशन फ्लड। देखिए, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है ना? तो ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत का श्रेय जो दिया जाता है, मतलब ऑपरेशन फ्लड का प्रतिपादक कौन था, ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया, बात यहाँ पर ये है। तो ये जो आपको चलाया है वो डॉक्टर वर्गीस। इस वर्गीस को कहीं के पे वर्गीस भी लिख दे, जॉ सौ को हटा के यदि जॉ लिख दे तो घबराना नहीं है, वही सेम चीज़ रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, यानी कि ऑपरेशन फ्लड का जो है शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूएसए कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएसए। क्या कहते हैं? यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय को अंग्रेजी में हम लोग हेडक्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडक्वार्टर। और हेडक्वार्टर जो है यह कहाँ पर स्थित है, जगह का नाम पूछ रहा है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क बोलेगा, न्यूयॉर्क नहीं, न्यूयॉर्क। क्या बोलेगा? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की बात हो रही है। वैसे अगर गढ़ लगा हो किसी राज्य के नाम में, तो आप उसका आंसर अधिकतर जो है ना 2000 मारिएगा, यदि याद नहीं हो तो। जैसे कि झारखंड, ढ का उच्चारण हो रहा है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, ढ लगा है कि नहीं लगा है? तो इस तरह का मतलब अधिकतर प्रश्न होता है जिसमें कि 2000 ईस्वी इसमें मारिएगा तो सही हो जाता है। फिर भी जो प्रश्न याद हो, कंफर्म हो, वही बनाया कीजिएगा। तो बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? 2000 ईस्वी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद है ना, सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सो सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, देखिए अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में 2 सदस्य हैं, एक अस्थायी सदस्य है और एक अस्थायी है। अस्थायी और अस्थायी दोनों को मिला करके ये पूछे कितनी संख्या है, तो 15 इसका आंसर मारिएगा, क्योंकि अस्थायी की संख्या 10 होती है और अस्थायी की संख्या मात्र 5 होती है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, अस्थायी या अस्थायी? अस्थायी। तो अस्थायी पूछ रहा है, तो अस्थायी जो है आपको अस्थायी सदस्यों की संख्या अभी जस्ट बताएं कितना है? 5 है। अस्थायी की संख्या कितना है? 10। कुल मिला के कितना हुआ? 15। और आपसे पूछिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की संख्या कितनी है? 15। और अगर पूछ दे कि अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है और अस्थायी की संख्या कितनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या होता है? वेरी गुड। आइए, अगला प्रश्न है महावीर से संबंधित है कि महावीर का जन्म जो है 6ठी ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर का जन्म जो है 6ठी ईसा पूर्व में हुई थी और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था भाई साहब? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में, जो कि आपको कुंडग्राम भी इसका आंसर कभी कभी देखने को मिलता है। तो कुंडग्राम रहे या वैशाली रहे, बात बराबर है। महावीर का जन्म 6ठी ईसा पूर्व में हुआ है और महावीर का जन्म 6ठी ईसा पूर्व में हुआ है और किस स्थान पर हो रहा है? तो वैशाली। देखिए, वैशाली बिहार राज्य का एक जिला है, याद रखिएगा। वैशाली बिहार राज्य का एक जिला है और 16 महाजनपद में जो बज्जी एक महाजनपद था, उस बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली से याद रखिएगा। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। देखिए, अब हम 26 नंबर प्रश्न पर एक बार पुनः बात करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग क्या है कि 26 नंबर जो प्रश्न है, महावीर का जन्म 6ठी ईसा पूर्व में नहीं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोलेगा, क्योंकि 6ठी का मतलब
आपको कुछ अलग चीज़ होता है। छठी का मतलब केवल 6 होता है, लेकिन छठी शताब्दी की यदि बात करें तो शताब्दी जैसे लगा, शत मतलब होता है 100। जैसे आप लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ते होंगे तो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 लगा देते हैं, इसलिए लगा याद रखिएगा कि जब छठी शताब्दी कहे तो शत का मतलब होता है 100, यानी कि महावीर का जन्म जो हुआ है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। शताब्दी को कहीं कहीं पर यदि सदी लिख दे तो उसके लिए भी चिंता नहीं करना है, बात बराबर है। सदी, शताब्दी, सेंचुरी सब बराबर है। बात यहाँ तक समझ में आया? तो बताइए कि महावीर का जन्म किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। यहाँ जो छठी ईसा पूर्व लिखा हुआ है इसको गलत कर दीजिएगा और यहाँ पर सभी लोग जो है शताब्दी लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? शताब्दी, या आप सदी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सदी, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया भाई साहब? तो देखिए सांची के स्तूप का निर्माण जो है ना आपको अशोक ने करवाया। किसने करवाया है? अशोक ने करवाया है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? बिल्कुल। चलिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है रियाल। देखिए प्रश्न है कि रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? मुद्रा मतलब अंग्रेजी में उसको करेंसी कहते हैं। किस देश की मुद्रा है मतलब करेंसी पूछा जा रहा है कि रियाल जो है ना वो किस देश की मुद्रा है। तो याद रखिएगा कि रियाल जो है वो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब का मुद्रा है। रियाल जो है वो किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब का। रियाल किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब का है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश की मुद्रा क्या है? रुपया। क्या बोलिएगा? रुपया। नेपाल की मुद्रा का नाम? रुपया। नेपाल का भी रुपया हो। श्रीलंका का रुपया ही है। क्या है? रुपया ही है। मालदीव का रुपया ही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो रियाल जो है, रियाल किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब का। आगे चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, हम बताए थे ना कि स्वतंत्र लगा करके क्वेश्चन बहुत पूछेगा और इसको भी मोस्ट प्रीवियस कर लीजिए। जिसमें मोस्ट प्रीवियस लगवाते हैं उस प्रश्न को परीक्षा के दिन खूब अच्छा से दिमाग में अटा करके जाइएगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मतलब जब भारत देश आज़ाद हो गया तो पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। बात समझ रहे हैं ना? आगे चलिए, पूरी ये खाने वाला पूरी नहीं है, याद रखिएगा। पूरी एक जगह का नाम है। बात समझ में आ रहा है? और उड़ीसा को पूरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उड़ीसा को पूरी कहा जाता है। पूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर जो है ये आपको उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा को ही पूरी कहा जाता है। अभी हम जस्ट बताए थे आपको। तो देखिए पूरी स्थित जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया है? तो इसका निर्माण आपको अनंत बर्मन ने कराया है। किसने करवाया है? किसने करवाया है? अनंत बर्मन ने करवाया। पूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? बिल्कुल। तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मंगल जो है, मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं ना? लाल ग्रह इसको कहा जाता है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो इनके पास 2 उपग्रह है और उस 2 उपग्रह का नाम, एक का नाम फोबोस है और दूसरा का नाम डिवोस। क्या है? डिवोस। चलिए मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? कौन कौन से हैं? फोबोस और डिवोस। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? बृहस्पति के पास। याद रखिए किसके पास है? बृहस्पति के पास है। चलिए इसके बाद है यूनाइटेड नेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। कब हुई है? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई है? बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई है। ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है लुआंडा। क्या है? लुआंडा। तो ये जो लुआंडा है वो किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा लुआंडा जो है ना, लुआंडा वह आपको अंगोला देश की राजधानी। किस देश की राजधानी है? लुआंडा किस देश की राजधानी है? बिल्कुल, लुआंडा आपको अंगोला देश की राजधानी है। इसके बाद अगला प्रश्न है यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? देखिए यूएनओ दे दिया है यहाँ पर। क्या दे दिया है? यूएनओ। बिल्कुल, और ये ओ दे करके कोई गलत नहीं किया, सही है। ये जो है यूएनओ, बात समझ में आ रहा है ना? ये सही है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में हम लोग संगठन कहते हैं। यूएनओ का मुख्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जस्ट बताए थे हम, हेडक्वार्टर। क्या कहते हैं? हेडक्वार्टर। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनए का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके बाद है नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार। देखिए नोबेल पुरस्कार से
किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कृत किया गया। किसको पुरस्कृत किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को। नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ ठाकुर के ठाकुर के या टैगोर के ही बात बराबर। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था, याद रखिएगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के जो सम्मानित व्यक्ति है वो रविंद्रनाथ ठाकुर है, लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। क्या नाम था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में है? ठीक है, अब जो है आप लोग का आंसर नहीं बोलना है, आपको पहले प्रश्न समझाने दीजिए। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जो है किस गोलार्ध में है? पहले प्रश्न समझिए, मतलब पूरा भारत जो है ना, पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पर कि पूरे भारत जो है वह आपको किस गोलार्ध में है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? फिर से बताइए। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। और एक बात और आपको जानकारी ले लीजिए कि गोलार्ध को अंग्रेजी में हम लोग हेमीस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमीस्फीयर। क्या कहते हैं? हेमीस्फीयर कहते हैं। आइए आपका अगला प्रश्न है, आइए न्यूट्रॉन से संबंधित ये प्रश्न है। और न्यूट्रॉन क्या है, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, बताइए कोई व्यक्ति। न्यूट्रॉन जो है वह आपको एक प्रकार का परमाणु का कण है। क्या है? परमाणु का कण है। बिल्कुल कण है, जिसको आर्टिकल भी आप कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज जो है किसने किया? प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है। न्यूट्रॉन का खोज आपको जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया। वही अगर हम बात करें जे थॉमसन की, तो जे थॉमसन क्या चीज का आविष्कार किया? बताइए। इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का किया है। गोल्डस्टीन जो है वो क्या चीज का खोज किया? बताइए। प्रोटॉन का। तो गोल्डस्टीन जो है ये भी आपको प्रोटॉन का ही खोज किया है। और अगर कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन ना होकर के रदरफोर्ड यदि रहे तो इसका आंसर आप रदरफोर्ड ही मारेगा, क्योंकि ये दोनों मिल करके इन दोनों की भूमिका है, मतलब इसके आविष्कार करने में, खोज करने में। किसके आविष्कार करने में? न्यूट्रॉन के आविष्कार करने में। आपका जो प्रश्न था न्यूट्रॉन से संबंधित कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जेम्स चैडविक। किसने किया है? जेम्स चैडविक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? जयपुर का, कहाँ का? जयपुर का। जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है। मतलब ये प्रश्न सीधा सीधा अगर कहे तो ऐसे भी कह सकता था कि कौन सा स्थल है जो जयपुर में नहीं है। बात समझ में आ रहा है? उसको घुमाया है, कह रहा है कि जयपुर के ऐतिहासिक महल नहीं है। ठीक है, तो देखिए जोधाबाई पैलेस जो है ना वो आपको जयपुर के क्षेत्र में नहीं है, याद रखिएगा। जबकि हवा महल जयपुर में है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और कनक वृंदावन जो है ये भी आपको, ठीक है, कनक वृंदावन जो है यह भी आपको जयपुर में ही अवस्थित है। वही बात करें जयगढ़ फोर्ट की, देखिए इसमें जो फोर्ट लगा हुआ, फोर्ट का मतलब होता है किला। जैसे कि लाल किला दिल्ली में है ना, तो लाल किला को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? रेड फोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्ट। तो जयगढ़ फोर्ट जो है यह भी आपको जयपुर में है। लेकिन वही बात करें हम जोधाबाई पैलेस की, तो जोधाबाई पैलेस आपको जयपुर में नहीं है। जबकि इसकी बात करें कि आखिर यह है कहाँ, तो याद रखिएगा यह फतेहपुर सीकरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, चलिए इसके बाद है अर्जुन पुरस्कार। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। अर्जुन पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट रिवाइज कर लीजिए इस प्रश्न को। अर्जुन पुरस्कार जो है वो आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव, भारत में प्रथम आम चुनाव मतलब सबसे पहले जो इलेक्शन हुआ, सबसे पहले जो आम चुनाव हुआ वो कब हुआ? प्रश्न समझे कि नहीं समझे? तो देखिए भारत में सबसे पहले जो आम चुनाव हुआ था वो आपको 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यापार से संबंधित है। ठीक है, व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। यूरोपीय का मतलब पहले समझिए। यूरोप का मतलब, यूरोपीय मतलब यूरोप से कोई व्यक्ति थे जो भारत आए थे। यूरोप के कोई व्यक्ति थे जो भारत आए थे। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि व्यापार करने के लिए भारत में सबसे पहले यूरोप का कौन व्यक्ति आया था भाई? तो भारत में व्यापार करने के लिए यूरोप का कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले आया था? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? जी। तो व्यापार करने के लिए, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय का जो नाम है
वो आपको पुर्तगाल है। क्या नाम है? पुर्तगाल। पुर्तगाल ये व्यक्ति का नाम नहीं है, याद रखिएगा। पुर्तगाल एक देश है। पुर्तगाल क्या है? एक देश है। ठीक है, तो पुर्तगाल एक देश है और वहाँ से जो व्यक्ति आया तो हम लोग उसको पुर्तगाली कहेंगे, क्योंकि बिहार का यदि कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसको सब लोग क्या बोलता है? क्या बोलता है? पंजाब का यदि कोई व्यक्ति बाहर जाए किसी दूसरे राज्य में तो उसको पंजाबी बोलता है। तो इसलिए याद रखिएगा, पुर्तगाल ही आपको सबसे पहले आया था। पुर्तगाल देश के व्यक्ति आए थे और उसका नाम था आपको वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में, कब? 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा था वो सबसे पहले बेचारा पुर्तगाली। बात समझ में आ रहा है ना? तो व्यापार के लिए भारत आने वाला जो सबसे पहले व्यक्ति का नाम, जो अगर कोई पूछते व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति का नाम क्या बताएगा? वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था। और ये जो है आपको किस देश का था वास्को डी गामा? पुर्तगाल का। तो आप इसका आंसर पुर्तगाल दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न है ऋग्वेद से संबंधित है। तो बताइए, ऋग्वेद से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि ऋग्वेद का जो निर्माण हुआ है वह किस काल में हुआ है? इसकी अवधि क्या थी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद का निर्माण सिंगल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है, जबकि इसको छोड़ करके 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में आपको 3 वेद का निर्माण हुआ है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद, सब अथर्ववेद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। प्रश्न पूछता है कि सबसे बाद का वेद और सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का निर्माण किस ईसा पूर्व में हुआ है? 1500 से 1000। और अथर्ववेद का निर्माण किस समय में हुआ है? बिल्कुल। तो चलिए, प्रश्न ये था आपका 41 नंबर की, व्यापार के लिए भारत आने वाला सबसे पहला किस देश का यात्री था? पुर्तगाल का था, इसलिए हम लोग उसको पुर्तगाली कहे। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? कब आया था? चलिए आइए 42 नंबर प्रश्न पर। ऋग्वेद में है ना किस नदी का उल्लेख है भाई साहब? तो ऋग्वेद में आपको रावी नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? अच्छा, यहाँ प्रश्न देखिए, जो मिस्टेक मुझे हुआ है शायद ये मिस्टेक आप लोगों को बताने के लिए हुआ है, इसलिए आप लोग कान खोल करके और आंख को खोल करके देख लीजिए। देखिए, ये मिस्टेक आपको बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इस प्रश्न पर जो है ना आप लोग मुझसे भी लिख लीजिए। क्यों? और नहीं को ना अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये जो नहीं जो है ना बच्चा को बहुत ज़्यादा गलत करा देता है। नहीं को छोड़ देता है, बच्चा पढ़ना ही छोड़ देता है। तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो याद रखिएगा, रावी नदी का उल्लेख नहीं है। किस नदी का उल्लेख नहीं है? रावी नदी का उल्लेख नहीं है, जबकि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है, जबकि किस नदी का नहीं है? रावी नदी का नहीं है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, मतलब आधा नंगा फकीर उनको कहा गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो कहा गया है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो कहा गया है, यानी कि हाफ नेक्ड बेगर, ठीक है, भिखारी। फकीर मतलब होता है भिखारी। क्या होता है? भिखारी, मांग तक के खाने वाला। बात समझ में आ रहा है? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो कहा वो किसने कहा भाई साहब? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। किसने कहा है? किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने कहा है। और इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ, कौन सा यज्ञ है? अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया? तो देखिए, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जो है समुद्रगुप्त ने किया। किसने किया है? किसने किया है? बिल्कुल। तो बताइए कि किस राजा की सिक्का पर बीना बजाने का दृश्य मिला था? बिल्कुल, इसलिए याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत के प्रेमी थे। यही उस सिक्का पर बीना होने का जो प्रमाण है, बीना पर जो सिक्का है उसी का प्रमाण है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत के प्रेमी थे। बात समझ में आया? तो बताइए कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन, मतलब अश्वमेघ आयोजन का मतलब क्या समझते हैं ना? एक तरह से सेलिब्रेट, मनाना। मतलब अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाया था या किसने आयोजन किया था? बात समझ में आ रहा है? तो यह आपको समुद्रगुप्त ने किया था। और भारत का नेपोलियन किसको कहा था? समुद्रगुप्त को ही कहा था। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी से संबंधित है। ठीक है, संस्कृत में हम एगो पढ़े थे कि कन्याकुमारी भारतस्य दक्षिणे कोणे तिष्ठति, मतलब कन्याकुमारी भारत के दक्षिण कोण में अवस्थित है। इसका मतलब ये हुआ। तो याद रखिएगा, 8वीं क्लास में था ये। तो कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है यह आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी आपको भारत के दक्षिण एरिया में, और आप जो साउथ का मूवी देखते हैं वही तमिलनाडु सबका रहता है, बेंगलोर का रहता है, ये सब भारत के साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। सब लोग बोलता है साउथ मूवी, साउथ मूवी बोलता है कि नहीं बोलता है? लेकिन साउथ का हिंदी अगर पूछे तो नहीं होगा उससे,
बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, साउथ का मतलब दक्षिण, और भारत के दक्षिणतम एरिया में पड़ता है कन्याकुमारी, याद रखिएगा। तो कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है ये बताइए? चेन्नई। चेन्नई है। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक बेंगलुरु है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज, कौन सा राज? पंचायती राज। पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए भारत में पंचायती राज का आरंभ जो है 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है? भारत में पढ़िएगा जरा देख करके, फिर से बोलिए जोर से जरा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है भारत में 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 फिर से बताइए, 2 अक्टूबर 1952 में। कौन सा कार्यक्रम? आइए अगला प्रश्न है, DCM क्या है? DCM। देखिए DCM ट्रॉफी जो है ना, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो DCM ट्रॉफी जो है यह आपको फुटबॉल से संबंधित, किससे संबंधित है? फुटबॉल से। DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। बिल्कुल, तो याद रखिएगा DCM ट्रॉफी जो है ये आपको फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, 1857 से एक प्रश्न रहेगा, मोस्ट प्रिपेयर कर लीजिए प्रश्न को। एक प्रश्न आपके परीक्षा में 1857 की विद्रोह से रहेगा तो रहेगा, इसलिए मोस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। 1857 की क्रांति जो है आपको कहाँ से शुरुआत हुआ था पहले ये बताइए? तो यह आपको मेरठ, जो कि यूपी में पड़ता है, मेरठ के छावनी से शुरू हुआ था। और 1857 के विद्रोह का जो शुरुआती करने वाला व्यक्ति है वो मंगल पांडे था। बात समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेता कौन था? मतलब दिल्ली से लड़ाई जो लड़ा था वो कौन लड़ा था? दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर कहिए चाहे बहादुर शाह द्वितीय कहिए, बात बराबर है। तो बताइए कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कौन था? पटना से कौन था? पटना से पीर अली। पटना से कौन था? पीर अली था। अगर जगदीशपुर से बात करें तब वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। बिल्कुल, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से, और कानपुर से नाना साहब, कानपुर से बिल्कुल। इसके बाद है आपको आज का जो लास्ट प्रश्न है वो गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। और याद रखिएगा कि गंगा नदी की लंबाई पूछी जा रही है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए गंगा नदी की लंबाई आपको 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। बिल्कुल, बहुत अच्छा, यूनिक है, इसकी लंबाई यूनिक है, 2525 याद रहेगा नहीं? 2525 बोलिए, 2525 यानी कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर क्या है? 2525 किलोमीटर। बिल्कुल। तो वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में हम फिर अगले विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा।